प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने अनुसांगिक जो है टिप्पणी उसके बारे में पढ़ा था। और आज का जो हमारा नेक्स्ट है, सबसे पहले यहाँ हमने जो है अपना लेसन कंप्लीट किया था कि अनुसांगिक टिप्पणी क्या होती है। तो अनुसांगिक टिप्पणी में हमें पढ़ा था सहायक, आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है। सहायक जब आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद नीचे मंतव्य लिखता है अपना। इसे अनुसांगिक टिप्पणी कहते हैं। इसके बाद है बेटा आपका कि अनुसांगिक जो टिप्पणी है, अगर अपने अधीनस्थ अधिकारी को टिप्पणी से पूरी तरह सहमत नहीं है, अगर अधीनस्थ अधिकारी जो है अपनी सॉरी बेटा, अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है, मगर उसे और सशक्त एवं तर्कसंगत बनाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ जोड़ना चाहता है, तो वो है अपना मंतव्य जो है आनुषांगिक टिप्पणी के रूप में दर्ज करता है। तो उसे कहते हैं हम अनुषांगिक टिप्पणी। यदि अधिकारी पूर्णतः असहमत है या आंशिक रूप से सहमत है, तो वह अपने तर्क और कारणों के साथ अपनी अनुषांगिक टिप्पणी करता है। अधिकारी को अधीनस्थ की टिप्पणी को काटने, बदलने या हटाने का अधिकार नहीं है। वह केवल अपनी सहमति, आंशिक सहमति या असहमति व्यक्त कर सकता है। आनुषांगिक टिप्पणी जो है प्राय संक्षिप्त होती है, लेकिन असहमति की स्थिति में कई बार जो है टिप्पणी बड़ी भी हो सकती है। अब फाइल देखिए, एक सीढ़ी चढ़कर कहाँ जाती है? राजकुमार शर्मा जी की मेज पर आ गई, जो उप निदेशक प्रशासन है। कामकाज को वे बड़ी ही दक्षता और फुर्ती से निपटाते हैं। वे नियमों के पाबंद हैं और उसमें कोताही उन्हें पसंद नहीं। जब भी कोई फाइल उन तक पहुंचती है तो वे उसमें किसी गोताखोर की तरह डुबकी लगाते हैं और मोती निकाल लाते हैं। इस फाइल की गहराई में भी वे कुछ इस प्रकार उतरे। विचार के जो मोती निकले उसे उन्होंने फाइल पर इस प्रकार जड़ा। मैं सहायक से सहमत हूं। साथ ही यह भी जोड़ना चाहूंगा कि 23 नवंबर 2004 को जब परिपत्र जारी किया गया था, तब कोल की दरें ज्यादा थी, जो अब काफी गिर चुकी हैं। ऐसे में यह साफ है कि प्रकारांतर से निर्धारित व्यय सीमा अपनी आप ही बढ़ गई है। इसे और घटा दिया जाए तो संस्था के खर्च में कमी आएगी, जो लोकहित में होगी। मैं अनुभाग अधिकारी के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि सीमा से अधिक की धनराशि निदेशक के वेतन से वसूली जाए, लेकिन उनसे विस्तार से में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। इसके बाद क्या है कि लेफ्ट हैंड की तरफ बेटा उप निदेशक प्रशासक लिखा होता है, उसका पद लिखा होता है, और राइट हैंड की तरफ सबसे पहले उसके हस्ताक्षर होते हैं, फिर उसका नाम होता है। नीचे फिर क्या होता है? उपनिदेशक मेंशन होता है। फाइल अब गुफरान अहमद उप महानिदेशक के पाले में थी। उन्होंने फाइल को पढ़ने के बाद सहमति दे दी। इसके बाद जो फाइल है वो गुफरान अहमद और उप महानिदेशक के पाले में थी। उन्होंने फाइल को पढ़ने के बाद सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर दिए। फाइल का अगला पड़ाव महानिदेशक के पास था। मणिकांत मंडल महानिदेशक थे। अपनी पूरी व्यस्तता के बावजूद वे हर फाइल को पूरी गहराई से पढ़ते थे। दफ्तर में वे 10 घंटे बैठने पर भी काम का बोझ बना रहता था, और वे जब देर रात घर लौटते थे तो फाइलों का गट्ठर साथ साथ जाता था। घर आई फाइलें उनकी पत्नी को सोत की तरह लगती, मगर वह भी थक हार कर समझौता कर चुकी थी। मंडल जी की अनुभवी और सुलझे इंसान थे। वे फाइल पढ़कर उन्होंने महसूस किया कि नीचे के अधिकारियों ने नियमानुसार सही टिप्पणी लिखी है,
लेकिन वे मुंबई कार्यालय के निदेशक के पक्ष से भी सहमत थे। दौरे पर मुंबई आते-आते उन्हें वहां की परिस्थितियों का ज्ञान था। उन्होंने सोच विचार के बाद अपनी टिप्पणी इस प्रकार लिखी। प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने नियमानुसार सही टिप्पणी लिखी है, मगर निदेशक ने खर्च की सीमा के अतिक्रमण के जो कारण दिए हैं, उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता। अपने दौरों में मैंने यह पाया कि पिछले 6 महीनों के दौरान केंद्र की गतिविधियों में जो बढ़ोतरी हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन पर हुआ खर्च उचित प्रतीत होता है। खर्च की सीमा संबंधी परिपत्र तैयार करने के क्रम में अलग-अलग केंद्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। मुंबई की तुलना में अन्य स्थानों से नहीं हो सकती, अतः मुंबई के लिए खर्च की सीमा को बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति मास करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। चूंकि मासिक जो है व्यय संबंधी पिछला परिपत्र बोर्ड की अनुमति के बाद जारी किया गया था, अतः बोर्ड की अगली बैठक में इस पूरे मसले को प्रस्तुत कर उनकी अनुमति ली जानी चाहिए। इसके बाद उधर अपने पत्र का कोई जवाब न पाकर मुंबई निदेशालय से पत्र आता है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान ऊपर मेंशन होता है। उसके बाद जो है जो अधिकारी है क्षेत्रीय अधिकारी वो लिखता है पत्र। और क्षेत्रीय अधिकारी जब पत्र लिखता है, क्षेत्रीय अधिकारी किसको क्षेत्रीय अधिकारी जो है महानिदेशालय में पत्र लिखता है। तो वो जो है पत्र लिखने के बाद जो है उसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, जब किसी पत्र ज्ञापन इत्यादि का उत्तर प्राप्त करते समय जो है, जब कोई भी हमें पत्र का उत्तर प्राप्त होता है तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है, इसे स्मरण पत्र कहते हैं। अब देखिए बेटा, क्षेत्रीय अधिकारी ने महानिदेशालय में स्मरण पत्र भेजा है कि जो मैंने आपको पत्र लिखा था उसका उत्तर नहीं आया है, इसे कहते हैं हम स्मरण पत्र। और उसके बाद स्मरण पत्र के बाद जो है फिर जो है उसके बाद महानिदेशालय से इस अनुस्मारक को गुफरान अहमद उप महानिदेशक के पास इस हिदायत के साथ भेजा कि मुंबई कार्यालय के निदेशक को एक अंतरिम उत्तर भेजा जाए। तो एक अंतरिम उत्तर भेजा गया, उसे कहेंगे हम अर्ध सरकारी पत्र। तो अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय, तो उसके बाद जो है वो जो आंसर भेजा गया, तो कृपया 15 मार्च 2005, 26 अप्रैल 2005 को भेजे गए अपने पत्रों का स्मरण करें, जो मोबाइल फोन पर किए जाने वाले मासिक व्यय की सीमा को बढ़ाने के बारे में थे। आपके अनुरोध पर कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि व्यय सीमा में बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। हम इस मसले को बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इस मसले पर बोर्ड इसके पश्चात जो मोबाइल फोन के बाद इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है बेटा कि इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में भी लिखा जाता है जब किसी खास मसले से संबंधित अधिकारी का ध्यान जो है व्यक्तिगत रूप से जो है आकर्षित करना हो, तब भी इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। इसमें जो मेन है हमारा वो रहता है कि किस प्रकार जो है हम प्रेस विज्ञप्ति, एक हमारा जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है बेटा प्रेस विज्ञप्ति, कि प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले जो है प्रेस विज्ञप्ति में आप जो है सबसे पहले जैसे अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड, तो प्रेस विज्ञप्ति हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड, फिर मेंशन करेंगे प्रेस विज्ञप्ति। इसके पश्चात अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि। तो अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में तत्काल प्रभाव से वृद्धि दी जाए। ध्यान दें कि इसके पूर्व लेखकों, कलाकारों के पारिश्रमिक में सन 2000 में संशोधन किया गया था।
पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि संस्थान द्वारा किए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, जिनके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही हैं। लेखकों और कलाकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की बढ़ी दरों को मंजूरी देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया है कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में तो मदद मिलेगी ही, कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाता है। तो देखिए बेटा, जो भी डिसीजन लिया जाता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जो है सर्व सामान्य मतलब सामान्य जन तक, सभी तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि जो निर्णय है, डिसीजन है, वो जो है इतनी देर से क्यों लिया गया और इस जो है निर्णय से जो है किस प्रकार का लाभ होगा, इस प्रकार का जो है इसके बारे में भी जो है प्रेस विज्ञप्ति में मेंशन किया जाता है। हम प्रेस विज्ञप्ति के चक्कर में मुख्य कथानक से हट गए हैं, आइए वापस लौटें। अब जैसे हमने प्रेस विज्ञप्ति में हम चले गए, तो जो मुख्य कथानक था हमारा, उससे हम हट गए हैं। आइए वापस लौटे। वैसे अब पटाक्षेप ही शेष है और यह काम गुफरान अहमद जी को सौंपा गया है। उन्हें बोर्ड के व्यय सीमा संबंधी फैसले को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी करना है। परिपत्र यानी कि सर्कुलर बेटा। इस कथानक की चरम सीमा परिणति इस परिपत्र के रूप में है। देखिए, कोई भी सर्कुलर निकाला जाता है तो वो किस प्रकार निकलता है। तो अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय, सबसे पहले पत्र अंक, पत्र की संख्या लिखी जाती है। फिर राइट हैंड की तरफ मेंशन किया जाता है कि जो पत्र है वो कहां से लिखा जा रहा है। नई दिल्ली, 27 मई, पहले पत्र संख्या। लेफ्ट हैंड की तरफ बेटा परिपत्र यानी कि सर्कुलर की बात कर रहे हैं हम कि एक सर्कुलर जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो लेफ्ट हैंड की तरफ बेटा पत्र संख्या होती है, राइट हैंड की तरफ जो है जगह का नाम होता है जहां से आप लिख रहे हो, जहां आपका सेंटर है। जैसे अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। और उसके बाद कोमा लगाकर जो है हम डेट मेंशन करते हैं, जैसे 2 दिसंबर कोमा 2020। फिर परिपत्र दोनों के बीच में, इसके बाद विषय लिखते हैं मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। महानिदेशालय ने उपयुक्त विषय पर दिनांक 23 नवंबर 2004 को एक समसंख्यक परिपत्र जारी किया था। उपर्युक्त परिपत्र द्वारा मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की सीमा को 2000 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई थी। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड द्वारा इस सीमा पर पुनर्विचार किया गया। तदनुसार उपर्युक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के लिए यह सीमा 6000 रुपए प्रति माह होगी। उपर्युक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जो डिसीजन था हमारा वो दिया जा चुका है। और किसने दिया है डिसीजन? गुफरान अहमद ने। तो सबसे पहले उसके हस्ताक्षर होंगे और नीचे पूरा नाम होगा। तो बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। तो बेटा परिपत्र क्या होता है? बैठक में लिए गए जो महत्वपूर्ण निर्णय है, डिसीजन है, उनको कार्यान्वित करने के लिए जो है उनको कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को कार्यान्वित किए जाने के निर्देश होते हैं। तो बच्चों, जो इस पाठ में हमने जो पढ़ा है परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति की भी प्रेस रिपोर्ट कैसे लिखें, हम प्रेस रिलीज कैसे की जाती, प्रेस विज्ञप्ति जिसे हम इंग्लिश में जो है प्रेस रिलीज भी कहते हैं। तो प्रेस रिलीज या प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, परिपत्र क्या होता है बच्चों? परिपत्र होता है कि बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए जो
परिपत्र जारी किया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर पहला परिपत्र जारी किया गया था, उस मुद्दे पर होने वाला फैसला भी परिपत्र के रूप में ही जारी किया जाता है। और प्रेस विज्ञप्ति बेटा, कोई भी संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है, उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो है सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाता है। तो उसके बाद है हमारा एक होता है कार्यसूची। कार्यसूची, तो कार्यसूची होती है हमारी किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची, उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित किए गए विषयों की अग्रिम जानकारी देती है। इससे बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है। देखिए, कोई भी बैठक जब होती है तो जो है उसमें लिए गए निर्णयों की एक कार्यसूची तैयार की जाती है कि इस बैठक में कौन-कौन से निर्णय लिए गए। और उससे पहले जो है, पहले रिपोर्ट भी तैयार की जाती है कि किस-किस मुद्दों पर जो है बात करनी है बैठक में। जो भी बैठक होगी किसी भी संस्थान की। उसके बाद आया था बेटा, एक वर्ड आया था हमारा टिप्पण। तो टिप्पण क्या था हमारा? टिप्पण था बेटा, टिप्पण अपनी स्वरूप से में आरंभिक या मुख्य टिप्पणी से काफी मिलती-जुलती होती है। टिप्पणी फाइल के ऊपर लिखकर स्वतंत्र रूप से भेजी जाती है, अतः इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अपने आप में पूर्ण हो। केवल इस टिप्पणी को पढ़ लेने भर से पूरा मसला जो जो टिप्पणी है बेटा, उसमें जो है बिल्कुल सारी जो है डिटेल होनी चाहिए, जो एक बार पढ़ने से जो है पूरी तरह समझ में आ जाए। उसे कहेंगे आप टिप्पणी। एक था हमारा सरकारी पत्र और सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है बेटा? औपचारिक पत्र के विपरीत जो है अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है। देखिए बेटा, जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो किससे मिलता जुलता होता है? औपचारिक पत्र से। ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब लिखने वाला अधिकारी संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर लिखना चाहता हो। देखिए, अब हम जैसे अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो हम व्यक्तिगत स्तर पर लिख रहे हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे? हमें मतलब हम अपनी जो है व्यक्तिगत बातें या जो हमारा मुद्दा है उससे संबंधित बातें भी हम लिख सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा औपचारिक पत्र होता है वो किस प्रकार का होता है? जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसमें अनौपचारिकता का पुट होता है। भाई उसमें जो है एक अधिकारी जो है जब क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र लिखता है तो उसमें जो है अनौपचारिकता का पुट होता है, उसे कहते हैं हम अर्ध सरकारी पत्र। यानी कि जो ये लेसन था बेटा हमारा कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, कि जो कार्यालय लेखन है, जो भी हमारे कार्यालय हैं, जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, तो उसमें किस प्रकार जो है पत्र के उत्तर दिए जाते हैं, किस प्रकार जो है पत्र संख्या मेंशन होती है और किस प्रकार का जो है वहां पर एक हमारा जैसे मुख्य टिप्पणी आई थी, फिर अनुसांगिक टिप्पणी आई थी। तो इसके बारे में भी जो ये आपका जो है कम से कम 20 क्वेश्चंस जो है इस लेसन से आपके बनते हैं। और एक बात और है बेटा कि शायद आपके राजमार्ग पर चलने वाले रास्ते नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है। ये है हिंदी साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की पंक्तियां हैं। यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उसे उस पर अकेला भी न हो। राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें चुनता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की पंक्तियां हैं ये, कि सवृत्त क्या होता है, सवृत्त की विशेषताएं क्या होती हैं, किस प्रकार का जो है सवृत्त या बायोडाटा हमें हमारा होना चाहिए और किन-किन सूचनाओं का ब्यौरा उसमें होना चाहिए। तो विद्यार्थी के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह-तरह की कल्पनाएं होती हैं। वो तरह-तरह की कल्पनाएं करता है, इमेजिनेशन करता है अपने मन में। कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम या व्यवसाय खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं, तो कुछ अपनी मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बुनते हैं। कोई डॉक्टर
बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई बैंकर, वही कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन होता ही कल्पनाओं का संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास। एक दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, अंदर प्रवेश का अरमान संजोए। लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी होती है। कुछ को प्रवेश मिल जाता है और अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं। द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए नरेंद्र भी एक वैसा ही प्रतीक्षारत प्रवेशार्थी है। मतलब जो नरेंद्र है वो कहीं पर जो है ज्वाइन करना चाहता है, कहीं पर इंटरव्यू के लिए जो है वो अपना बायोडाटा देता है, वो भी लाइन में लगा हुआ है। नरेंद्र मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है। सच पूछा जाए तो अंततः उसके पास भी बहुत आगे जाना चाहता है, उससे भी आगे, मतलब मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है नरेंद्र, यानी कि या उससे भी आगे जाना चाहता है। इस दिशा की पहली सीढ़ी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद। तो सबसे पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद आता है इसमें, मार्केटिंग मैनेजर में। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से ही जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अखबारों, बिजनेस पत्रिकाओं और इंटरनेट पर वह विज्ञापनों की तलाश करता रहता है। विज्ञापन क्या होते हैं बेटा? एडवर्टाइजमेंट देखता रहता है और लगातार जो है आवेदन भेजता रहता है, मगर या तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिलता या फिर नकारात्मक उत्तर आता है। आज फिर दरवाजे की घंटी बजी, बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। आशाओं और आकांक्षाओं के मिश्रित उहापोह होता है बेटा, उतार चढ़ाव के साथ उसने दरवाजा खोला। पत्र किसी कंपनी से ही आया था। धड़कते हृदय के साथ लिफाफा खोला, फिर वही ढाक के 3 पात, वही नकारात्मक उत्तर। नरेंद्र के चाचा जी मुंबई से आजकल घर ही आए हुए थे। चाचा जी मुंबई में एक बड़ी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में बड़े पद पर हैं। उनकी नजर नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है। नरेंद्र, चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? वैसे तो नरेंद्र का अहम उसे अपना दुख बांटने से रोकता था, लेकिन इस समय वह फट पड़ा। जख्म ताजा ताजा था। चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितनी बार प्रयत्न कर चुका हूँ। अगर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊंगा। साक्षात्कार होता है बेटा इंटरव्यू। तो मुझे कहीं पर इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाता, या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार का पत्र आ जाता है। लगता है अपने भाइयों और रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं। चाचा जी मुस्कुराए। मानव संसाधन विभाग में काम करने की वजह से ऐसी फब्तियां सुनने का उनका अनुभव पुराना था। असफल उम्मीदवार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे। उन्होंने संयत होकर नरेंद्र से कहा, बेटे, ऐसी बात नहीं। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है, उसी तरह कंपनियों को भी मनचाहे उम्मीदवार की खोज रहती है। मगर उनकी समस्या यह है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं तो उनके पास सबवृतों का ढेर लग जाता है। सबवृत क्या बेटा? बायोडाटा। कई बार तो 5 पदों के लिए 5000 सबवृत आ जाती हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या यह संभव है कि वह हर किसी को बुलाए और उनका साक्षात्कार करे? 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवारों को ही बुलाया जा सकता है। ये 50 उम्मीदवार सबवृत्त के लिए के आधार पर ही चुने जाते हैं। ये 50 उम्मीदवार सबवृत्त के आधार पर ही चुने जाते हैं। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोला, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से एक को चुना जाता है। 10 में से एक को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं। सबवृत्त के आधार पर शेष 99 के हाथ जो है निराशा ही लगती है। चाचा जी बोले, हाँ बेटे, ऐसा हो सकता है। इस 99
में कई ऐसे भी उम्मीदवार हों जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हों, मगर चूंकि उनके संवृत्त अच्छी तरह बने नहीं होते, इसलिए वे पीछे छूट जाते हैं। नरेंद्र के लिए यह चौंकाने वाली बात थी। तो बेटा नरेंद्र के चाचा ने क्या कहा कि कई लोगों का जो रिज्यूम होता है, बायोडाटा होता है, संवृत्त होता है, ये तीनों एक ही चीज है बेटा, रिज्यूम, बायोडाटा या संवृत्त। इंग्लिश में इसे संवृत्त बोलेंगे। तो चाचा जी ने नरेंद्र को क्या समझाया कि जो संवृत्त